अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, आपका बुक का नाम है। और जाग जाएं जाग जाएं जाग जाएं, पेपर बहुत करीब आ चुके हैं। लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 29। इसका जो है मैंने स्टार्ट में आप लोगों के ये जो पैराग्राफ हैं 2 कट किए हैं। अच्छा, कट इसलिए किए हैं क्योंकि ये वाली चीज़ जो है मैं आप लोगों को लेसन नंबर 28 में ही करवाऊँगी, और ताकि बाद में ये ना हो कि आप लोगों ने जी है 28 लेसन आधा करवाया है या कम करवाया। इसलिए मैंने 28 में ये हाइपरज्योमेट्रिक की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे कवर करवा रही हूँ, और 29 के स्टार्ट में वही चीज़ दोबारा लिखी हुई है और उसको मैंने कट कर दिया। चलें आप लोगों का स्टार्ट करते हैं। हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी, उसमें आप लोगों ने देखा था कि आपकी जो चीज़ें हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, किसी का किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आप लोगों को ख़ुद पता है कि इंडिपेंडेंट क्या होता है। आप लोगों की चीज़ एक के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। और डिपेंडेंट क्या है, मतलब जिस तरह अगर मैंने पहले भी शायद बोला था कि नहीं बोला था पिछले लेक्चर में, कि जैसे हम लोगों ने ग्राफ बनाने होते थे तो कोई हमें इक्वेशन दी होती थी, वहाँ पे हम लोग x की वैल्यूज़ ख़ुद पुट करते होते थे और y की वैल्यूज़ आती रहती थी। तो इस तरह क्या होगा कि हमारा y जो है वो डिपेंडेंट है x पे। जब तक हम लोग कोई x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे हमारी y की वैल्यू नहीं आएगी। हाइपरज्योमेट्रिक जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। और जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था वो इंडिपेंडेंट था। यहाँ पे यही एक चेंज है मेन। बाकी आप देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मैच करेगी। यहाँ पे देख लें, द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल मे बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ दोज कैटेगरीज। सक्सेस या फेलियर में आप लोगों का हाइपरज्योमेट्रिक जो है किसी एक पे फोकस होगा। वैसे अगर देखा जाए तो आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी सक्सेस और फेलियर पे ही था, लेकिन साथ ही साथ वो कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस ऑन ईच ट्रायल। प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस की है वो चेंज होती रहेगी हाइपरज्योमेट्रिक में। और साथ ही साथ सक्सेसिव ट्रायल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। मैंने पहले भी बात की है डिपेंडेंट की, कि आपका जो बाइनोमियल है वो इंडिपेंडेंट था, लेकिन हाइपरज्योमेट्रिक जो है वो डिपेंडेंट है, या ये कह लो कि नॉट इंडिपेंडेंट है। द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ़ टाइम्स। जो एक्सपेरिमेंट है वो एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ टाइम्स तक रिपीट होगा, या आप लोग ये कह लो कि आपका एक्सपेरिमेंट जो है इसमें कैपिटल N भी होगा, जो आपके पॉपुलेशन को डिनोट करेगा। स्मॉल n जो है वो सैम्पल को डिनोट करेगा। वो आगे चल के हम लोग बात करते हैं कि कैसे होता है। नेक्स्ट एक क्विज़ है आप लोगों का कि X इज़ आ हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड। अच्छा, ये अब x क्या है, नंबर ऑफ़ सक्सेस। अगर आपकी बात चल रही है फेलियर के बारे में, जैसे मैं कहती हूँ कि आपने ताश के पत्ते हैं 52 ताश के पत्ते हैं ना, उनके नाम भी एक दफ़ा मैं बोल देती हूँ, क्या पता किसी को क्विज़ में आ जाए। डायमंड, हार्ट, स्पैड और क्लब। ठीक है, तो 13 पत्ते जो हैं स्पैड के होते हैं, 13 ही डायमंड के होते हैं, 13 ही स्पैड के होते हैं और 13 ही हार्ट के होते हैं। अच्छा, मैं ये शेप लेके आई हूँ कुछ चीज़ें तो जो शायद आप लोगों को दोबारा से बता रही हूँ। अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड है। ये देख लें, एक जो है डायमंड है ये वाला, ठीक है, जो इस तरह की शेप में होती है, और ये हार्ट है। ये 2 चीज़ें हमें पता है। और एक 2 जो रह गई हैं वो स्पैड और क्लब है। अब क्लब जो है ये वाला है, ये जिस तरह के हार्ट की शेप है, और ये जो है स्पैड है। अब देख लें, स्पैड और क्लब जो है वो ब्लैक कलर में है, जबकि हार्ट और डायमंड हैं ये रेड कलर के हैं। ये आप लोगों को याद रखनी है चीज़ें। फेस जो कार्ड हैं ये देखें, जिन पे फेसेस बने हुए हैं, किंग, क्वीन और जैक, ये 3 हैं सबके, तो 3 4 12 फेस कार्ड हैं। आप लोगों के ए वाले जो कार्ड हैं वो एस कहलाते हैं, और एस जो हैं 4 हैं। 4 में से 2 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं। इसी तरह अगर आप कहते हो कि आपके जो फेस कार्ड्स हैं वो ब्लैक कितने हैं, तो ब्लैक 6 ब्लैक हैं और 6 ही रेड हैं। ये आप लोगों ने इसी तरह याद रखनी है चीज़ें, और ये आप लोगों को क्विज़ में भी आएंगे, चाहे आप फाइल्स कवर करो तब आ जाएं, या आपके अपने जो पेपर है उसमें आ जाए।
ये चीज़ जो मैं कह रही थी ये सिर्फ इसलिए मैंने आप लोगों को बताई है, जब मैं कह रही थी कि आपने अपनी क्या है एन कैपिटल और एन स्मॉल की बात मैं कर रही थी, ठीक है। तो एन कैपिटल और एन स्मॉल की क्या बात है, देखो कि आप लोगों का ये होल एक एन है, पॉपुलेशन है, ठीक है। इसमें से मैं आपको कहती हूँ कि आप जो हो हार्ड कार्ड निकालो, हार्ड कार्ड पिक करोगे तो होल पॉपुलेशन जो है 52 है। ये सारे के सारे कार्ड्स हैं ना, इस डेक में से आपने हार्ड कार्ड्स जो हैं वो पिक करने हैं, ठीक है। अब जब हार्ड कार्ड आप देखोगे तो वो तो 13 है, तो आपकी अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो 13/52 होगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि आपने ये पूरी पॉपुलेशन है एन, कैपिटल एन, उसमें से स्मॉल एन जो है वो आपने पिक करना है। स्मॉल एन क्या है कि फेस कार्ड्स हैं, तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या दोगे 12/53। ये चीज़ें थी, इस तरह इस लिहाज से मैंने आप लोगों को ये कहा है। अब यहाँ पे ये देख लें कि आप लोगों का वो कह रहे हैं नंबर ऑफ़ सक्सेस, मतलब नंबर ऑफ़ सक्सेस क्या है, जो आपने कार्ड्स पिक करने हैं। मैं कार्ड्स के लिहाज से आप लोगों को बात कर रही हूँ। एक्स, कैपिटल एक्स इज़ आ हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। जो कैपिटल एक्स होगा वो हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, ठीक है। इज़ कॉल्ड सॉरी एक्स इज़ हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अगर आप हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो तो एक्स जो है आपका क्या है, हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है। पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्स जो हैं वेरिएबल्स होते हैं, वाई वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हाइपर ज्योमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो उन्होंने हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल का नाम दे दिया है, और वो कौन सा है, एक्स है। अब आ गई आपके फार्मूला की बात, पी ऑफ एक्स। यहाँ पे देख लें कैपिटल एक्स लिखा हुआ है कि आपका कैपिटल एक्स जो है वेरिएबल को शो कर रहा है। अब आगे जो है स्मॉल एक्स आप लगाते जाओगे। स्मॉल एक्स क्या होंगे, 0 1 2 3 4 जो भी आप पुट करना चाहो वो है, इक्वल्स टू के सी एक्स, ठीक है। यहाँ पे इसके दरमियान में कोई भी आपका जो है सिंबल नहीं लगा हुआ, वो डिवाइड हो रहा है, उन दोनों को क्या करना है, तो यहाँ पे क्या मतलब है, के सी एक्स एन माइनस के कैपिटल एन है, और स्मॉल एन में से एक्स को माइनस करना है और उन सब को डिवाइड करना है एन माइनस एन, कैपिटल एन में से स्मॉल एन को माइनस करना है। ये आप लोगों का फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जितना मुझे लगता है ना, हमारा जो पेपर है कह लो कि शॉर्ट क्वेश्चन वो इसी हाइपर ज्योमेट्रिक में से आते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता चलता स्मॉल एन कौन सा है, कैपिटल एन कौन सा है। तो ये आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है। ये देख लें उन्होंने लिखा हुआ है एन नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन। आपकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो कैपिटल एन है, और जो चीज़ आपने सैंपल के तौर पे लेना है वो आपका जो है स्मॉल एन है, ठीक है। अब ज़ाहिरी बात है आपका एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन है। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लें, मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो है ना एक 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें से टीचर को कहा जाए कि आप जो हैं 10 बच्चों को चुनें, 10 बच्चों को सिलेक्ट करें जिन्होंने आगे जाके स्पीच प्रिपेयर करनी है, स्पीच देनी है, ठीक है। वो जो टीचर चूज़ करेगी ना बच्चे, वो स्मॉल एन है, मतलब पूरी पॉपुलेशन में उन्होंने उन 10 बच्चों को सिलेक्ट किया है। उम्मीद है आपको स्मॉल एन और कैपिटल एन का फ़र्क पता चल गया होगा। के जो है नंबर ऑफ़ सक्सेस इन द पॉपुलेशन है। यहाँ पर बात ये देख लें, आप लोगों को ऊपर की भी थी मेरा ख्याल से उन्होंने, कि ये देखें क्लासिफाइड इनटू 1 of 2 कैटेगरीज़। आप लोगों को बाकायदा बताया जाएगा कि आपने किस चीज़ की बात करनी है। तो जो के है वो सक्सेस की आपकी प्रोबेबिलिटी या नंबर ऑफ़ सक्सेस जितना भी कह लें, लेकिन पॉपुलेशन में। नेक्स्ट आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्विज़ भी है, क्वेश्चन के तौर पे भी वो पूछ लेते होते हैं कि आपके हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके पैरामीटर्स बता दें। एन के और स्मॉल एन, कैपिटल एन और के तीनों के तीनों जो हैं पैरामीटर्स हैं। अब आप लोगों का ये टेस्ट है कि आपने मुझे बताना है कि बाइनोमियल के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, ठीक है। चले मैं ही बता देती हूँ। एन और
पी थे, जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करके म्यू निकालते थे, और एन पी क्यू को मल्टीप्लाई करके हमारा जो है वेरिएंस आता था। अगर उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता था। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को बताया जा रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ उसमें नहीं बताया गया कि आप हाइपरज्योमेट्रिक से काम करो या बाइनोमियल से काम करो, तो पहला तो मेन डिफरेंस ये था कि आपका जो कैटेगरीज़ हैं वहाँ पे दो आपके पॉसिबिलिटीज़ थी कि सक्सेस भी हो सकती थी, फेलियर भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे किसी एक का होना ज़रूरी है, लाजमी है। दूसरी बात यह है कि आपके जो ट्रायल्स हैं, जो एन है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। ठीक है, ये दो चीज़ें अगर याद रखते हैं तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा बाइनोमियल और हाइपरज्योमेट्रिक का। ज़्यादा अगर नहीं करने, लेकिन इसको आप याद करोगे लाजमी, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि हाँ जी आप लोग जो हैं बता दें हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, क्वेश्चन लिख देती हूँ कि आप लोगों को याद रहे, QUESTION। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट दो जो हैं बात याद रखनी है, या ये कह लें कि जिससे हमें और ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि आप हाइपरज्योमेट्री से काम करना है या आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से काम करना है। अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n इज़ ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ n यूनिट। फाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है? जो आपकी रुक जाए किसी जगह पर। जैसे मैंने आप लोगों को पहले एक कहीं एग्जांपल दी थी, अब मुझे याद नहीं है कि कहाँ पर कौन से लेक्चर में दी थी। फाइनाइट क्या होता है? जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे गिनती जो है 10 तक आती है, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन आप लोग मुझसे ज़्यादा गिनती आती है, काउंटिंग आती है, तो आप लोगों का फाइनाइट जो पॉपुलेशन है वो शायद जाके 10,000 तक, मिलियन तक, वहाँ तक हो। ठीक है, लेकिन मुझे जो है वो 10 तक आती है। तो जो फाइनाइट पॉपुलेशन है वो चीज़ है जो जहाँ पर आकर आप लोग रुक जाएं। अब इनफाइनाइट पॉपुलेशन या इनफाइनाइट चीज़ क्या है? वो जो आप लोग काउंट करते जाओ वो ख़त्म ही ना हो। जैसे आप लोग अपने बालों को काउंटिंग शुरू कर लें, वो कहीं ना कहीं आप अटक जाएंगे, लेकिन काउंट नहीं होंगे। आपके जो है स्टार्स इन स्काई, ऑन स्काई, जो भी कह लो, जो सारे हैं वो आपका इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। गिनती करते जाओ, ये तो नहीं है कि हम एक जगह पे बैठे वो सारे आसमान पे तारे गिन लेंगे। आगे आगे सफ़र करते जाओ, जो है पेशावर से लाहौर पहुंच जाओ, पूरे सारे जो हैं आसमान पर काउंट करना शुरू कर दो। तो ये था फाइनाइट। अब जो बात असल है वो ये है कि विदाउट रिप्लेसमेंट हमारा जो है सैम्पल साइज़ का सिलेक्शन हो। अब विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट का क्या चक्कर है वो देख लें। यहाँ पे मैंने आपकी डेफिनेशंस क्या लिखी हैं। सैम्पलिंग इज़ कॉल्ड विदाउट रिप्लेसमेंट व्हेन अ यूनिट इज़ सेलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड इट इज़ नॉट रिटर्न टू द मेन स्लॉट। मतलब क्या हुआ कि आपकी विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, रिप्लेस करना का मतलब क्या था? उस चीज़ को दोबारा उसमें शामिल कर दो। लेकिन विदाउट है कि आपने उसको उस चीज़ में दोबारा रिप्लेस नहीं करना। दोबारा आपकी इस एक पिक्चर पे चलते हैं। मैंने क्या कहा था आपको कि ये डेक कितने का है? मतलब पूरे ताश के पत्तों का एक जो मजमुआ है वो कितने का होता है? 53 का होता है। मजमुए को डेक कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड आप लोग अपने पेपर में भी देखोगे, डेक। जब भी कार्ड्स का वर्ड यूज़ होगा ना, डेक ऑफ 53 कार्ड्स यूज़ किया जाएगा। अब मैं कहती हूँ कि आपने जो है एस पिक करने हैं। ठीक है, अब 52 कार्ड्स है ना, या मैं ये कह लूँ डायमंड का जो है एस पिक करो, तो वो कितना हो जाएगा? 1/53 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी उसकी। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट जब वर्ड यूज़ हो जाएगा तो मतलब क्या हुआ? जब आपने एस एक दफ़ा डायमंड का निकाल दिया, जब आप दोबारा से प्रोबेबिलिटी लोगे तो आपके 53 कार्ड्स नहीं होंगे, 52 कार्ड्स हो जाएंगे। मतलब n में से एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने वो एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया, उसको साइड पे कर दिया, और आपकी विदाउट रिप्लेसमेंट होगी तो आपके वो कार्ड्स ख़त्म हो गए। अब इसी को एग्जांपल जो है वो स्टूडेंट्स के थ्रू देती हूँ कि आप लोगों को मैंने कहा था 50 स्टूडेंट्स हैं, मतलब आपकी पॉपुलेशन जो है वो 50 है। ठीक है, तो आप टीचर को कितने सेलेक्ट करने थे? 10 बचे। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि विदाउट रिप्लेसमेंट की जाए तो वो 10 बच्चे अलग-अलग निकलेंगे। ठीक है,
मतलब एक बच्चा जब उन्होंने पिक कर लिया तो वो दोबारा उस बच्चे को उस पॉपुलेशन में ऐड नहीं करेंगी, दोबारा उसमें रिटर्न करके क्या पता अगर हम लोग दोबारा उसका बच्चे को पॉपुलेशन में ऐड करते हैं 50 वाले स्टूडेंट्स में, तो वही बच्चा दोबारा से पिकअप हो जाए, वही बच्चा फिर सिलेक्ट हो जाए। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट ये चीज़ है। और विद रिप्लेसमेंट जो है वो यही उसका अपोजिट है कि हम जो है बच्चे को दोबारा से उस 50 स्टूडेंट्स में ऐड करेंगे और पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ये निकल सकती है कि वही बच्चा दोबारा से आपका जो है सैम्पल के तौर पे यूज़ हो सके। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये है विद रिप्लेसमेंट मीन्स द सेम आइटम कैन बी चूजन मोर देन वंस। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट है ना, मतलब हम लोगों ने उस चीज़ को दोबारा से रिप्लेस करना है, उस पॉपुलेशन में डालना है और फिर दोबारा सेलेक्ट करना है। तो पॉसिबिलिटी है कि वही चीज़ जो हम लोगों ने पहले चूज़ की है वो दोबारा चूज़ हो जाए। तो ये जो है विद रिप्लेसमेंट क्या है, आइटम्स कैन बी चूजन मोर देन वंस, और विदाउट रिप्लेसमेंट उसका अपोजिट हो जाएगा कैन नॉट बी सेलेक्टेड मोर देन वंस। ठीक है, अब यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है कि आपने एक जो है सैम्पल साइज़ चूज़ कर लिया, उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप दोबारा से उस पॉपुलेशन में से वही सैम्पल यूज़ करो, वही स्मॉल एन यूज़ करो। ये था एक हाइपरजोमेट्रिक का मेन डिफरेंस। और दूसरा ये है कि के जो है वो यूनिट ऑफ वन काइंड है, मतलब के आपका क्लासिफाइड होगा एज अ सक्सेस। ठीक है, के यहाँ पर आप लोगों का है सक्सेस के तौर पे, जो चीज़ आपने सक्सेसफुली चीज़ लेनी है, और एन माइनस के जब करेंगे वो हो जाएगी फेलियर के तौर पे। यहाँ पे पिछले जो है वो हम लोगों ने सक्सेस और फेलियर पी और क्यू को शो किया था, पी जो है सक्सेस था और क्यू जो है वो फेलियर था, लेकिन यहाँ पर आपका के जो है सक्सेस होगा और एन माइनस के जो है फेलियर होगा। ये चीज़ आपने मस्ट याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ से देख लें, मैंने वही चीज़ दोबारा से रिपीट हो रही थी, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अगर आपका वो क्या कहते हैं जिगरा है तो दोबारा से रीड कर लीजिएगा, मेरा तो कोई मसला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे वही पैरामीटर्स बताए हुए हैं कि एन, एन और के तीनों हाइपरजोमेट्रिक के पैरामीटर्स हैं। ये आपका क्विज़ आ सकता है, मैंने दोबारा लिख दिया। यहाँ पे वही चीज़ दोबारा से है कि विदाउट रिप्लेसमेंट हम लोग काम करेंगे हाइपरजोमेट्रिक में, और जो सक्सेस है वो के शो करेगा और एन माइनस के आपका फेलियर हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। वो कह रहे हैं द नेम्स ऑफ 5 men and 5 women आर रिटन ऑन स्लिप्स ऑफ पेपर। ठीक है, एक स्लिप्स ली हुई हैं उन्होंने, उनके ऊपर 5 जो है लड़कों के नाम लिखे, सॉरी लड़के नहीं हैं, आदमियों के नाम है और 5 ही औरतों के नाम है। एंड प्लेस्ड इन अ हैट, उन्होंने एक हैट के अंदर उनको रख दिया है। अब यहाँ पे वो बच्चों वाली एग्जांपल को याद रखिएगा, शायद आपकी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। मैंने 50 स्टूडेंट्स कहा था और उनको एक क्लास में मैंने रख दिया था। 4 नेम्स आर ड्रॉन, मैंने जो है 10 बच्चों को ड्रॉन करना था या चूज़ करना था, और इन्होंने कहा है कि 4 नेम्स को चूज़ करना है आपने। ठीक है, अब 4 नेम्स हैं तो ज़ाहिर बात है उन 10 में से ही होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि चारों के चारों लड़कों के नाम आए, ये भी पॉसिबिलिटी है चारों के चारों औरतों के नाम आए। लड़के फिर कह दिया, खैर है कोई बात नहीं, माइंड नहीं करना किसी ने, लड़के लड़के ही, वो कहते थे ना जब लड़कियों को थोड़ा सा एज ऊपर कर दी जाए वो गुस्सा कर देते हैं, आजकल तो लड़कों का भी यही हाल है। ठीक है, अच्छा चलें, पॉसिबिलिटी है, मैं क्या कह रही थी कि चारों के 4 मैन हों और 4, ये भी पॉसिबिलिटी है कि चारों के 4 जो हैं वो वुमेन हों, ये भी पॉसिबिलिटी है कि 1 मैन हो 3 वुमेन हो। ठीक है, तो मतलब पॉसिबिलिटीज़ बहुत सी हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी आपको क्या कह रहे हैं, डैट 2 आर मैन एंड 2 आर वुमेन। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड उस चीज़ की करनी है कि 2 ही मैन चूज़ हों और 2 ही वुमेन चूज़ हों। इस लिहाज से उन्होंने आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई है ये सारी, वो ये है कि लेट अस रिगार्ड मैन एज सक्सेस, हम लोग मैन की बात करते हैं, वुमेन को छोड़ देते हैं, मैन एज सक्सेस करते हैं। तो मैन एज सक्सेस किया है तो के जो है वो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ये चीज़ एक आप लोगों की मैंने पहले बोल दी है कि के जो है 5 है, क्यों, क्योंकि आपके टोटल जो है मैन वो 5 है, हम लोगों ने वुमेन को नहीं किया। अगर आप यहाँ पे वुमेन एज सक्सेस करते तो भी आपका के 5 ही होना था, क्योंकि दोनों सेम है। दूसरी बात जो हम लोगों ने पॉपुलेशन कैपिटल एन फाइंड करना था वो क्या था, आपकी होल
जैसे मैंने 50 स्टूडेंट्स को कहा था, तो यहाँ पे 5 मैन हैं और 5 ही वोमेन हैं, तो टोटल कितना हो गया, 5 जमा 5 10, आपके 10 जो हैं वो कैपिटल N हो जाएगा। चूज़ कितने करने हैं, 4, तो वो आपका स्मॉल n हो जाएगा, क्योंकि हमने उन 10 में से 4 को चूज़ करना है, कैपिटल N में से स्मॉल n को चूज़ करना है। अब बारी आती है आपके फार्मूले की, P ऑफ x कैपिटल इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू k सी एक्स n माइनस के n माइनस एक्स n सी एक्स। अब ये देख लेना, सब में c का जो कम्बिनेशन का पॉइंट है ना कैलकुलेटर पे, वो यूज़ होगा। अब k जो है वो 5 था, ठीक है। x आपका अभी मेंशन नहीं किया उन्होंने, सिर्फ अभी जो पैरामीटर्स आपके यूज़ होने थे वो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। नेक्स्ट आपका देख लें, n जो है कैपिटल 10 था, 10 में से 5 को माइनस किया तो 5 आ गया, n माइनस x है, स्मॉल n जो है 4 है, माइनस x किया और कैपिटल N 10 है और स्मॉल n 4 है। ये तो आपकी एक पैरामीटर्स को पुट करने के बाद जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बनी है वो ये बनी है। अब हम लोगों ने क्या करना था, x इक्वल्स टू 2, क्योंकि हम लोगों ने मैन को लेना था ना, प्रोबेबिलिटी 2 की लेनी है, वुमेन की नहीं कर रहे, वुमेन की करनी है, तो यहाँ पे आप वुमेन एज सक्सेस लेंगे और तब आपकी, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सेम ही निकलेगी। अब हम लोगों ने x इक्वल्स टू 2 पुट करना है, मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे स्मॉल x था उसकी जगह 2 पुट किया, यहाँ पे भी 2 पुट हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 पुट हो जाएगा, तो 5c2 करेंगे। कैलकुलेटर पे सेकंड जो है पॉइंट या सेकंड बटन जो है वो आप लोगों का C वाला है, NCR या NPR लिखा होगा, NCR बटन के ऊपर है, तो शिफ्ट का बटन नहीं अप्लाई करेंगे और आपने क्या करना है, 5 लिखना है पहले, फिर वो C के बटन को प्रेस करना है, NCR वाले को, फिर 2 पुट करेंगे और इक्वल टू लगाएंगे तो आपका 10 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 4 माइनस 2 किया तो 2 आ गया, 5c2 वही दोबारा आएगा, 10 आ जाएगा और 10c4 जब करेंगे 2 10 आ जाएगा, ठीक है। 0 0 से कट कर दें तो 10/21 आ जाएगा। यह आंसर था आप लोगों का हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आप लोगों को क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे और आप लोगों ने ख़ुद अपना दिमाग चलाना है और इस चीज़ को नोट करना है कि आपका कैपिटल N क्या है, स्मॉल n क्या है और आपने किस चीज़ से काम करना है, वो आपका K होगा। अब जो चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है वो यही बताई हुई है कि आप लोगों को जो है बताया जा रहा है कि लेस दैन 50% प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग उन 4 नेम्स में से 2 को ड्रॉ कर सकें जो मैन में है। इन द अबव एग्जाम्पल जस्ट एज वी हैव कंप्यूटेड द प्रोबेबिलिटी इक्वल्स x इक्वल्स टू 2, वी कैन आल्सो कंप्यूटेड द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ x इक्वल्स टू 0 1 2 3 4। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे मैंने कहा था कि आप की ये भी पॉसिबिलिटी है कि 1 मैन हो और 3 जो हैं वुमेन हो, तो उस लिहाज से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्विज़ है आप लोगों का कि जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनेगा वो लाइन चार्ट बनेगा, क्योंकि हम लोग बात प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कर रहे हैं, तो याद होगा आप लोगों को कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट जो है वो लाइन चार्ट बनता था। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं 2, ये देख लें, वो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की है, वो आप लोगों को क्विज़ में भी पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि आपकी जो म्यू है वो कैसे फाइंड करना है, आपने सिग्मा स्क्वायर मतलब आपने वेरिएंस कैसे फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है। तो म्यू जब फाइंड करना है तो हम देख लें K N और N तीनों आपके जो हैं पैरामीटर्स हैं, लेकिन इनका तरीका क्या है कि आपने N स्मॉल n और K डिवाइडेड बाय कैपिटल N को डिवाइड करना है, K और कैपिटल N को डिवाइड करके उसको स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका म्यू आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपको N K और N की वैल्यू दे देंगे और आपको कहेंगे कि आप म्यू फाइंड कर दो, तो आपने क्या करना है, K और N की वैल्यू को डिवाइड करना है, उसको N से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह सिग्मा स्क्वायर आपका वेरिएंस है, वो कैसे फाइंड करेंगे, वही आपका हाफ जो फार्मूला है वो म्यू का लगेगा, n इंटू के माइनस एन, साथ ही साथ क्या लगेगा, n माइनस के ओवर n कैपिटल N, ठीक है। n में से k को माइनस किया और उसी को डिवाइड किया n से, और साथ ही साथ n में से स्मॉल n को माइनस करेंगे और n माइनस 1 लिखेंगे। ये सारा जब आप लोग
डिवाइड करके उसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। और अगर आपको कहा जाए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर सिग्मा सिर्फ बच जाएगा और यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो जो आंसर आया वो उसको स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। अगर 2 मार्क्स का दें तो कोई एक चीज़ पूछ लेंगे। आपकी अगर कोई गुड लक हुई तो आपको दोनों चीज़ें फाइंड करने के लिए दे सकते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में भी, ठीक है, लॉन्ग में भी आ सकता है मतलब। अब वो एक बात कर रहे हैं कि अगर आपका n जो है इन डेफिनेटली लार्ज हो जाता है, ये तो एक n था ना, मतलब कैपिटल n की बात कर रहे हैं, वो तो 10 था, छोटा सा था, हमने काम कर लिया, लेकिन वो इनफाइनाइट हो जाता है, लार्ज हो जाता है, तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाइनोमियल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये आप लोगों ने क्विज़ के तौर पे याद रखना है। अब आपको जो 2 चीज़ें बताने जा रही हूँ वो ये है कि आप लोगों का सैम्पलिंग हम लोग किन तरीक़ों से करते हैं। 2 तरीक़ों से सैम्पलिंग कर सकते हैं, एक सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है और एक सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है। 2 चीज़ें हो गई हैं। 2 और बतानी है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने ये तीनों चारों को याद कर लेनी है। एक ये इन्होंने टेबल बनाया है, इस टेबल की एक्सप्लेनेशन ये दी हुई है इन्होंने, वो ये है कि अगर तो आपका क्या कहते हैं कि अगर तो आपकी जो है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होती है, मतलब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होती है और आपका जो है ट्रायल्स वो इंडिपेंडेंट है, तो हम किस चीज़ की तरफ जाते हैं या कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, बाइनोमियल फार्मूला या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ करते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि अगर तो आप लोगों का फाइनाइट पॉपुलेशन है, ऑन द अदर हैंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं और वो फाइनाइट पॉपुलेशन है, ठीक है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है और वो फाइनाइट पॉपुलेशन है, तो हम लोग किसकी तरफ चले जाते हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, ठीक है। ये चीज़ है लिखी हुई, इसको याद कर लेना। ये 2 ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप लोग ना भी करें तो कोई इतना वो इशू नहीं है। नेक्स्ट एक आप लोगों का क्विज़ है कि व्हेन n इज़ ग्रेटर देन 5% ऑफ n, मतलब क्या हुआ कि अगर आपका स्मॉल n जो है वो ग्रेटर है 5% ऑफ n, मतलब 5% को n से मल्टीप्लाई करो और आपका उससे भी ज़्यादा स्मॉल n हो तो आपका हाइपर ज्योमेट्रिक फार्मूला यूज़ होता है। ये आपने याद रखनी है चीज़, और ये आप लोगों का क्विज़ के तौर में भी आ सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये देख लें, n इज़ ग्रेटर देन है या लेस देन है। चलें, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। नेक्स्ट आप लोगों का पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रहा है। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का भी पैरामीटर्स भी होंगे, उसका फार्मूला भी होगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, वो सारी चीज़ें आज आप लोगों को सिर्फ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ही करवाऊंगी। लेक्चर बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से लंबा हो जाएगा इसका, हाँ जी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आज नहीं करवाऊँगी। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का देख लें। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ्रेंच मैथमेटिशियन नेम पे रखा गया है, साइमन डेनिस पाइथन, ठीक है, साइमन डेनिस करते हैं या सैमिन डेनिस करते हैं, जो भी है, लेकिन पाइथन को याद रखना है कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन पाइथन के नेम से है और उसकी सन लिखे हुए हैं, ये याद कर लीजिएगा। और उसने जो है 1837 में आप लोगों को ये पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। इसके जो द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन अराइजेज इन द फॉलोइंग 2 सिचुएशंस, 2 सिचुएशंस हैं जिनमें आप लोगों की पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है कि इट इज़ आ limiting approximation to a binomial distribution when p the probability of success is very small but n the number of trials is so large, ठीक है। हम लोग पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज़ करेंगे, अभी ये वो चक्कर नहीं है कि हाँ जी आप लोग जो है इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। सिर्फ आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मींस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में p जो है वो स्मॉल हो जाता है और आपका n जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है। स्मॉल n की बात कर रही हूँ, मतलब सैम्पल की। सो लार्ज दैट द प्रोडक्ट NP इक्वल्स टू म्यू इज़ ऑफ मॉडरेट साइज़। ज़ाहिर बात है जो म्यू होता है हमारा वो n और p को मल्टीप्लाई करके करते हैं और वो मॉडरेट हो जाता है। अब ये आपको क्विज़ में पूछ सकते हैं कि मॉडरेट साइज़ आपका कब होता है, जब आप लोगों का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या p जो है वो स्मॉल होगा और n कैपिटल होगा।
Next, a distribution in its own right by considering a Poisson process when events occur randomly over a specified interval of time or space or length. ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपकी जो हम लोग इवेंट्स क्या होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ जो भी हम लोग मैं जो कह रही थी कि 50 में से 10 बचे आपने करने, तो वो इवेंट है। ठीक है, इसी तरह कार्ड्स के जो मैं कह रही थी आप लोगों को कि आपने एस सेलेक्ट करना है या फेस वाले कार्ड सेलेक्ट करने हैं, वो सारे इवेंट्स हैं। तो इवेंट्स जो हैं वो हम लोग स्पेसिफाइड इंटरवल के तौर पे भी ले सकते हैं, स्पेस के लिहाज से भी ले सकते हैं, उनके लेंथ के लिहाज से भी ले सकते हैं, किसी भी लिहाज से हम लोग जो हैं इवेंट्स को उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं। ये आप लोगों का पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से है। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आपने याद रखना है। लिमिट आपकी अप्लाई होगी, एन आपका अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ और पी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब पी स्मॉल कर दिया और एन इन्होंने लार्ज कर दिया। ये एन इन्फिनिटी इसलिए इन्होंने यूज़ किया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो एक्स जो है एन और पी हो जाएंगे। हमें पता है कि हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो एन और पी हैं। कभी कभी ये चीज़ भी दे देते होते हैं, सिर्फ ये बी एक्स एन और पी, तो आपको कह देते होते हैं कि हाँ जी बताएं इसमें पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। तो आपने याद रखना है बी जो है बाइनोमियल को शो कर रहा है और एक्स आपके आगे जो है एन और पी वो आपके पैरामीटर्स हैं। अच्छा, फार्मूला जो है वो क्या है, ई की पावर माइनस म्यू, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है म्यू की पावर एक्स से डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, और एक्स की वैल्यूज़ हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी ले सकते हैं। वो आपके अपने क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आप लोगों को ई की वैल्यू दी हुई है, ई इक्वल्स टू 2.71828। ये अगर याद करनी है आप लोग याद कर लें, अदरवाइज़ आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट बटन दबाएंगे और इक्वल टू के साइड पे स्मॉल ई या कैपिटल ई लिखा होता है उसको प्रेस करेंगे और इक्वल टू दबाएंगे तो आप लोगों को यही वैल्यू मिल जाएगी। द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ओनली वन पैरामीटर। अब ये याद रखना है कि बाइनोमियल के दो थे, एन और पी। हाइपरज्योमेट्रिक के कितने हैं, यस 3 हैं, एन स्मॉल एन कैपिटल एन और के। और आपके पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर है जो कि है खुद म्यू। ठीक है, ये आप लोगों का क्विज आ सकता है। द पैरामीटर म्यू में बी इंटरप्रेटेड एज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों को पहले ही बताया कि हमारा जो म्यू होता है वो मीन होता है। तो हम लोग सिंपल ये कह सकते हैं कि हमारा जो म्यू है वही आपका पैरामीटर भी है। और आपको कह सकते हैं कि आप जो है मीन फाइंड करें, व्हेन म्यू इक्वल्स टू 3 लिख दो। तो आपको पता होना चाहिए कि म्यू ही जो है वो आप लोगों का मीन भी है। Although the theoretical requirement is that n should tend to infinity, हमें पता है कि n जो है इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा और p जो है वो ज़ीरो का। बट इन प्रैक्टिस जनरली नॉट statisticians use the Poisson approximation to the binomial when p is 0.05 or less। ठीक है, अब ये तो नहीं पॉसिबिलिटी हो सकती ना कि हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी या सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कोई भी ना हो, वो ज़ीरो हो। तो हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनोमियल में इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारी पी जो है 0.05 से लेस हो या 0.05 हो और n बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी तक नहीं जाना, वो n 20 या 20 से ज़्यादा हो। ये MCQs लाजमी आता होता है, ये बात याद रखिएगा। n जो है आपका 20 ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब n को हम लोगों ने बड़ा करना है ना, तो आप लोगों को एक उन्होंने लिमिट दे दी है कि n ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैक्सिमम बड़ा हो सकता है वो 20 होगा, या इससे थोड़ा सा और कर लो आप लोग। लेकिन अगर आपका 20 आपको n दिया जाता है, स्मॉल n की बात करें, तो वो भी लार्ज कंसिडर किया जाएगा। और अगर p की वैल्यू 0.05 दी जाती है तब भी वो आपकी स्मॉल कंसिडर की जाएगी। बट इन फैक्ट द लार्जर n इज़ एंड द स्मॉलर p इज़ द बेटर विल बी अप्रॉक्सीमेशन। ये भी आपका क्विज़ है कि जितना आपका n लार्ज होगा और p स्मॉल होगा तो आपकी अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, या आप उसको पुट कर सकते हो या आपका आंसर जो है अच्छे से आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लें, वो कह रहे हैं कि आपके 200 पैसेंजर्स हैव मेड रिजर्वेशंस फॉर एन एयरप्लेन फ़्लाइट। ठीक है, आप 200 देख लें, 200 पैसेंजर्स हैं, तो आपको ख़ुद पता चल रहा है ये जो है आपका n है। कैपिटल N की बात नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ स्मॉल n की बात है। तो स्मॉल n जो है वो आपका 200 हो गया और वो है लार्ज।
ठीक है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पैसेंजर हु हैज़ अ रिजर्वेशन विल नॉट शो अप इज़ 0.01, प्रोबेबिलिटी है ना, तो P आपका कितना है 0.01 और ये 0.05 से लेस है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो हैं क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहे हैं। सिंस P इज़ वेरी लार्ज एंड N इज़ कंसिडरेबली लार्ज, सॉरी स्मॉल p है और n जो है लार्ज है, वी शैल अप्लाई पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोगों ने म्यू फाइंड करना है। अब फार्मूला क्या था, e की पावर माइनस म्यू, तो म्यू कहाँ से आएगा आप लोगों का, n और p को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ गया 2। ये आप लोगों का 2 जो है अब शो करवाएंगे। देयरफॉर इफ़ x रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेस शो करवानी थी ना। यहाँ पे देखें, इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पैसेंजर हु हैज़ रिजर्वेशन will not show up is 0.01, what is the probability that exactly 3 will not show up, ठीक है। तो 3 जो है उन्होंने शो नहीं करवानी, हमने उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारा जो स्मॉल x है वो 3 हो जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पे 3 पुट कर देंगे। म्यू की वैल्यू हमारी 2 आई है और e की वैल्यू जो है हमने याद कर ली थी 2.71828, उसकी पावर जो है हम लोग -2 लगाएंगे क्योंकि म्यू की वैल्यू 2 आई थी। उसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1353। 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा और 3 फैक्टोरियल जो है 3 × 2 × 1, मतलब आपने जो नंबर दिया होता है उसको मल्टीप्लाई करते रहना है एंड 1 तक। अगर 8 फैक्टोरियल होता तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और अगर कैलकुलेटर आप लोगों के पास बहुत अच्छा जो है एक वो कह लें सोर्स है जिसे आप 1 मिनट में निकाल सकते हो। 3 पुट किया, फैक्टोरियल का बटन दबाया और इक्वल टू लगाया, आपको आंसर वो दे देंगे 6। फिर हमने उन दोनों को डिवाइड कर दिया तो 0.1804 आ गया। और ये देख लें इन्होंने ये किया हुआ है, ठीक है। अगर आप इस तरह करते हो तब भी आपकी मर्ज़ी है, सीधा e की पावर -2 लगाते हो तब भी आपको आंसर दे देंगे। ये था आपका पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। आपका एक क्विज़ है कि when events occur randomly over a specified interval of time, space or length, वही बात है कि हम लोग पाइथन प्रोसेस या पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ करते हैं, वो तब यूज़ करते हैं हम उसको टाइम के लिहाज से भी दे सकते हैं, उसको स्पेस के लिहाज से भी कर सकते हैं, उसको लेंथ के लिहाज से भी कर सकते हैं। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि फार्मूला वैलिड इन द केस ऑफ पाइथन प्रोसेस, ठीक है। तो e की पावर लैम्डा टी, मतलब म्यू की जगह हम लोग यूज़ करेंगे लैम्डा टी की पावर x, क्योंकि हम लोगों ने म्यू की पावर x किया हुआ था। लैम्डा टी यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। लैम्डा जो है एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द आउटकम है कि हम लोगों के पास वो कितनी दफ़ा हम लोग उस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम जो है नंबर ऑफ़ टाइम के लिहाज से, और x जो है हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी को शो करनी होती है कि x क्या था, नंबर ऑफ़ अकरेंस ऑफ द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हम लोगों ने पीछे था कि हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी उसके निकालनी है कि जिन्होंने शो नहीं करने थे, तो वो आप लोगों का x है। इन्होंने एक एग्जांपल दी है, टेलीफोन कॉल्स आर बीइंग प्लेस्ड थ्रू अ सर्टेन एक्सचेंज एट रैंडम टाइम्स ऑन द एवरेज ऑफ 4 पर मिनट, ठीक है। अब एवरेज जो वर्ड है वो 4 पर मिनट है। इस चीज़ को देख लें कि एवरेज वाला वर्ड जो यूज़ हो गया ना वो आप लोगों का लैम्डा है, तो वो कितना हो गया 4। Assuming a Python process, determine the probability that in a 15-second interval, ठीक है, there are 3 or more calls। पहली बात है कि आपने यूनिट ऑफ टाइम पता करना है, तो यूनिट ऑफ टाइम जो है वो लैम्डा इक्वल्स टू 4 आ गया था। नेक्स्ट हम लोगों ने टी को करना है, तो टी जो है वो आप लोगों का 50 सेकंड्स है। 50 सेकंड्स को हम लोगों ने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 15 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो वो 1/4 मिनट्स आ गया, ठीक है। और 1/4 जो है वो आप लोगों का टाइम कंसीडर किया जाएगा। अब हम लोगों ने ऊपर जो है n और p को किसको मल्टीप्लाई किया था, n और p को मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा म्यू आया था। यहाँ पे हम लोगों ने अगर लैम्डा t को करना है
ज़ाहिर बात है ई की पावर माइनस लैम्डा टी है, तो लैम्डा टी क्या हो जाएगा, लैम्डा और टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर 1 आ जाएगा। अब हम लोगों ने पाइथन प्रोसेस का फार्मूला लगाना है, वो है ई की पावर माइनस लैम्डा टी की पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। अब ये बात याद रखनी है कि हम लोगों ने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 3 और मोर कॉल्स। ठीक है, 3 और मोर कॉल्स का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी एक्स इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो वो क्या होगा, 1 में से उस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी कि 3 कॉल्स किधर है, हाँ 3 और मोर कॉल्स। तो क्या हुआ, 1 माइनस किसको माइनस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी 0 की, प्रोबेबिलिटी 1 की और प्रोबेबिलिटी 2 की। तो 1 उधर ही है। अब हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यूज़ जो है वो 0 से 2 तक जानी है, तो e की पावर -1 क्योंकि लैम्डा t 1 है, 1 की पावर x ओवर x फैक्टोरियल। ठीक है, अब x की वैल्यूज़ जो है हमने क्या पुट करनी है, क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे और 2 पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्लस हो रही हैं वैल्यूज़, और उनका जो आंसर आएगा प्लस करने के बाद उसमें से माइनस करेंगे तो 0.08025 आंसर आया। द प्रोबेबिलिटी इज़ ओनली 8%। अब 8% कैसे आए, इस आंसर को मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में आ जाएगा। That is to say a very low probability that in a 15-second interval the telephone exchange received 3 or more calls। ठीक है, ये था आप लोगों का पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा और है, हाँ जी, इसी को कवर करते हैं। सम ऑफ द मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन बिलो। आप लोगों को पहले मैंने कह दिया था कि आपका म्यू कब फाइंड होगा, सॉरी आपका पैरामीटर क्या है, म्यू है, तो उस लिहाज से ई ऑफ एक्स जो है वो म्यू है और आपका वेरिएंस भी ई ऑफ एक्स वाला ही होगा जो कि म्यू है। या आप दूसरे वर्ड्स में ये कह लो कि आपके पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन है वो वेरिएंस के इक्वल होता है, मतलब जो मीन की वैल्यू है वही वेरिएंस की वैल्यू होगी। नेक्स्ट है द शेप ऑफ द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखनी है चीज़ें, क्विज़ के लिहाज से है। यहाँ पे क्विज़ लिख भी देती हूँ, बाद में कहते हैं कि हाँ जी हम लोगों का ये क्या है, ये क्विज़ था। ठीक है, क्विज़। और द डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बी सिमेट्रिकल एज म्यू बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। आपका सिमेट्रिकल क्या था, एक बेल शेप है ना, अगर तो वो बेल शेप आपने बनानी है तो आपका म्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज होना चाहिए। और अगर आपका सिमेट्रिकल शेप नहीं है तो हमेशा ये याद रखना है कि आपके पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में जो शेप होती है आपके ग्राफ की वो पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। नेक्स्ट जो याद करना है, कंपेयरिंग द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन विद द बाइनोमियल, वी नोट दैट वेयर एज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी सिमेट्रिक, पॉजिटिवली स्क्यूड एंड नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये बात याद की थी, वो ये थी कि हमारा सिमेट्रिक भी हो सकता है, पॉजिटिवली स्क्यूड भी हो सकते हैं ग्राफ, और नेगेटिवली स्क्यूड भी हो सकता है। वो कब होता है कि आपकी p की वैल्यू 1/2 आती है तो आपका सिमेट्रिक है, p की वैल्यू लेस देन 1/2 आती है तो नेगेटिव होगा, और ग्रेटर देन 1/2 आती है तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कभी भी नेगेटिवली स्क्यूड नहीं होगा। ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्विज़ था। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और कुछ नहीं तो सलाम का जवाब ही दे दिया करें, लेकिन कोई आप लोगों का रिस्पांस नहीं होता। मुझे तो यही लगता है कि शायद आप लोगों को लेक्चर अच्छे ही नहीं लगते।